गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी नामक अध्याय पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, आज इस अध्याय में इसका मूलभूत उत्पादन और उनके विचारों से परिचय कराना इसका मूल उद्देश्य है। यह पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस कहानी के माध्यम से हम जो हमारे उत्पादन का उद्देश्य है, उत्पादन के मूलभूत विचार और जो मानव जगत है उनके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है उससे संबंधित परिचय कराना है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए डेयरी विशेष है, परिवहन विशेष है, विनिर्माण है, लघु उद्योग है। उन क्रियाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। जब तक ये नहीं होंगे तब तक ये संसाधन विशेष है उसकी पूर्ति भी नहीं होगी। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव की इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों या संसाधन है किस प्रकार समायोजित होते हैं। देखिए, इस कहानी से हमें ये पता चलेगा या इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होगा कि यहाँ के लोग किस प्रकार से अपने उत्पादित सेवा है उसको किस प्रकार से समायोजित करते हैं। वे इतनी कम सुविधा होने पर भी या जो सुविधा है उनको किस प्रकार समायोजित करके अपने गांव का, अपने परिवार का संचालन करते हैं, यानी पालन पोषण करते हैं। तो आइए विद्यार्थी, पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं और इस गांव का भली भांति परिचय पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से कार्य विशेष करते हैं और किस प्रकार से समायोजन इस सामाजिक का बनाए रखते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जिसके आस पड़ोस कई गांव हैं, कई कस्बे उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बड़ा रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। एक बड़ा गांव है रायगंज, जो पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर है? केवल 3 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क निर्माण को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। देखिए, प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकट छोटे छोटे कस्बे हैं ना, शाहपुरा या अन्य कोई है, उनसे जोड़ती रहती है। इस सड़क पर गुड़ व अन्य वस्तु से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा, बग्घी से लेकर अन्य कई प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखने को मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस रोड के ऊपर अनेक प्रकार के वाहन चलते रहते हैं और अनेक प्रकार की बैलगाड़ियाँ हैं, भैंसा गाड़ी आदि चलती रहती है, क्योंकि ये क्या है, एक बाज़ार या कस्बे से जोड़े रखने वाला एक क्षेत्र विशेष है। तो ये सब उस रोड पे ही हमें देखने को मिलता है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, यानी एक जाति यहाँ रहती है और उन जातियों के परिवार यहाँ रहते हैं। और अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, अधिकांश भूमि के स्वामी हैं उच्च जाति के, जिनके 80 परिवार यहाँ रहते हैं। मकान में बने उनके, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। कुछ अनुसूचित जाति जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या 1/3 भाग है, यानी 1/3 भाग है। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, यानी उनका जीवन है वो बहुत ही दयनीय स्तर से गुजर रहा है, क्योंकि वो एक छोटे क्षेत्र में रह रहे हैं। और साथ में क्या है कि उनकी जनसंख्या भी क्या है, 1/3 है, और इनके पास इतना रोज़गार भी नहीं है, और दूसरी बात है हम कह सकते हैं ज़मीन भी नहीं है। जिनमें से कुछ मिट्टी फूस से बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी को जो जहाँ अपनी कृषि विशेष करते हैं उनके नलकूप बने हुए हैं, और नलकूप से वो क्या है, सिंचित करते हैं, यानी बिजली के नलकूप है वो वहाँ से सिंचाई करते हैं। और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्य करने किए जाते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक तिहाई
एक हाई स्कूल है, प्राथमिक यानी 5वीं तक, और हाई स्कूल मतलब 10वीं तक स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी बना हुआ है, जहाँ एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सुविधा कुल मिला के ठीक है, अच्छी सुविधा है, और अच्छी सुविधा के कारण से ये पालमपुर गांव है वो अपनी दास्तान कहानी के लिए बता रही है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बतलाएगी। पालमपुर की कहानी है वो क्या है, उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में हमें बतलाएगी। गांव जो भारत के गांव है हमें किस प्रकार से पूरे भारत देश या अपने ये कह सकते हैं पूरे देश का जो अनाज उत्पादन में योगदान है या अनुवाद अनाज उत्पादन करके सभी को भोजन उपलब्ध करवाती है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे अपने कहते हैं लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि जैसे फैक्ट्रियां हैं या अन्य हैं, वो क्या गैर कृषि कार्य में आते हैं। वो भी वहाँ किस प्रकार से उत्पादन होता है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दो प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, यानी सामान्य उत्पादन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो कृषि और गैर कृषि है उन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन का संगठन है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। उत्पादन का उद्देश्य है ऐसी वस्तु व सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। देखिए एक संगठन बना हुआ है, उसमें ये बताएगा कि इस सेवा उत्पादित करनी है जिन वस्तुओं की आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली क्या है, भूमि, ठीक है, जिसके लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, यानी मेहनत, काम। कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मी की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम उत्पादन करता है। देखने का मतलब है कि हर एक श्रमिक है यानी जो मजदूर है उत्पादन के लिए हर प्रकार के श्रम उत्पादन करता है यानी मेहनत करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। जब तक पूंजी नहीं है तो हम संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, और संसाधन नहीं जुटा पाएंगे तो वह हमारे लिए कार्य भी असंभव हो जाएगा। उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत है। क्या हम जान सकते हैं भौतिक पूंजी के लिए अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है, यानी भौतिक पूंजी के लिए कौन कौन सी मदें आती हैं। औजार की आवश्यकता हो, मशीन की आवश्यकता हो, भवन की आवश्यकता हो, या हम कह सकते हैं किसान के हल की आवश्यकता हो, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर आदि की आवश्यकता हो, सभी किससे आती है, वो सारी की सारी भौतिक पूंजी से होगी। यह स्थायी पूंजी के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, स्थायी पूंजी कहलाती है। कच्चा माल, नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, कुम्हारों द्वारा उपयोग करने वाली मिट्टी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये कच्चा माल है। और पैसे के उत्पादन ये सब कुछ है, खरीदने के बाद नहीं, कच्चा माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और पैसे जब तक नहीं होते कच्चा माल भी खरीदा नहीं जाएगा, और कच्चा माल नहीं खरीदा जाएगा तो वह काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। कच्चा माल तथा नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहती हैं, यानी कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न से चीज उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। देखिए औजार, मशीन, भवन से ये सारी की चीज़ उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। जब ये उत्पादन क्रिया हो जाती है उसके बाद यह समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी है, उससे स्वयं उपभोग हेतु बाजार की आवश्यकता होती है, जहाँ हम क्या कहते हैं बिक्री के लिए जो उत्पादन किया वो बिक्री के लिए। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव पूंजी भी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन अब तक तो इतना याद करना है कि भी जिस प्रकार से कार्यशैली है वो किस प्रकार से मानव उसमें अग्रसर रहता है। ये देखिए एक चित्र दे रखा है जिसमें मशीनों पर कार्य कर रहा श्रमिक है और कठिन मेहनत से वो उत्पादन करता है, और उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल है वो बाज़ार से या इधर से उत्पादन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें किसके लिए, पैसों की आवश्यकता होती है। चित्र में उपयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो चित्र के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब क्या उत्पादन कृषि भूमि पूंजी को संयोजित संगठित होता है, जिसे उत्पादन कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन कारक किसे कहा जाता है, कि उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को समायोजित करके संगठित होता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उसे उत्पादन के कारक कहा जाता है।
यानी सारी की सारी क्या श्रम है, भूमि है, पूंजी है, जब उनको समाहित कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं तो उत्पादन के कारक बन जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने से क्रमशः उत्पादन के 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे और इन अध्याय से हमें भौतिक पूंजी को भी अच्छी तरह जान पाएंगे। तो पालमपुर में खेती किस प्रकार से की जाती है और वहाँ की भूमि कैसी है, इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। पालमपुर में खेती भूमि स्थिर क्या है, भूमि स्थिर है। पालमपुर की खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। कितने प्रतिशत लोग हैं? 75% लोग जीविका पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं और कृषि श्रमिक, यानी किसान और कृषि श्रमिक दोनों में से फ़र्क क्या है? क्या एक तो स्पेशल कृषि करते हैं और एक है कृषि विशेष करने के लिए सिर्फ मेहनत करके मजदूरी करते हैं। इन लोगों का हित लोगों के जो खेत विशेष में कार्य करना, तो इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। ये हित कहाँ जुड़ा होता है? खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, क्या है कि भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, एक जगह होता है, हम इधर उधर उसको ले जा नहीं सकते। कहने का मतलब है कि चलायमान नहीं है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। 1960 से लेकर के और अब तक जो कृषि जुताई करते हैं उस भूमि में कोई विस्तार नहीं हो, उतनी की उतनी है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल गया और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं की। देखिए वहाँ बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बना दिया, लेकिन नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं की, यानी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? दूसरा पॉइंट क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार या उत्पादन करने का कोई नया तरीका है? यहाँ जिस प्रकार से फसल पैदा होती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गांव की तरह लगता है। देखिए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर की जितनी भूमि है, जितनी योग्य भूमि बने उसमें सब में क्या किया जाता है, खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ेगी। अब तो क्या है, बंजर भूमि को क्या सुधार कर लिया गया है। बरसात के मौसम में किसान बाजरा ज्वार आदि बो देते हैं, जो क्या है उस बरसाती मौसम में उग करके तैयार हो जाता है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इन पौधों को जैसे मक्का और ज्वार बीजते हैं, तो जहाँ मवेशियाँ रखते हैं यानी दुधारू पशु रखते हैं, उनके लिए क्या है वो चारे के रूप में प्रयोग में ले जाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। यहाँ आलू बो देते हैं क्योंकि मौसम उसके अनुकूल होता है और यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है और अपने कहते हैं बालू मिट्टी नुमा है, जिसके कारण से आलू की पैदावार अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है और उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज मंडी में बेच देते हैं। अब देखिए वहाँ गेहूँ उत्पादित होती है और गेहूँ उत्पादन होने के बाद जितनी आवश्यकता है उतनी तो घर पे रख लेते हैं। बाकी क्या है, रायगंज जो मंडी है वहाँ बेचकर पैसा वसूल कर लेते हैं, मतलब अपने आमदनी है वो अपने ले आते हैं, यानी पैसे बेच करके पैसे ले आते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। देखिए जो पानी होगा वहाँ गन्ने की खेती होगी और गन्ने की खेती में हमेशा गन्ने से क्या गुड़ प्राप्त किया जाता है, गुड़ और चीनी तैयार की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। गन्ने को किसे या तो कटाई करके सीधा शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है या फिर इसको गुड़ बना करके और शाहपुर के अंदर व्यापारी है उनको बेच दिया जाता है और नगद इनकम हो जाती है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान क्या है 3 अलग अलग फसल पैदा करते हैं। ध्यान रखना गन्ने का जो उत्पादन होता है वो वर्ष में एक बार किया जाता है, बाकी जो फसलें हैं वो 3 बार उत्पादन कर लेते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है या अन्य विशेष फसलें, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। सिंचाई भी सुव्यवस्थित तरीके से की जाती है। आपको बताया यहाँ के नलकूप है ना, वो भी बिजली से चलते हैं और पालमपुर में बिजली की कोई ज़्यादा वो कमी नहीं है, बिजली खूब है वहाँ, तो पालमपुर में बिजली जल्दी आ जाती है। इसका मुख्य प्रभाव वहाँ पड़ता है कि सिंचाई की पद्धति की बदल गई है। देखिए पालमपुर में क्या है, बिजली जल्दी आ जाती है।
आ गई थी, जिसका का मुख्य प्रभाव कहाँ पड़ा, सिंचाई की पद्धति में पड़ गया था। और सिंचाई पद्धति भी बदल गई, फुहारा सिस्टम भी काफ़ी वहाँ चल गया था, कुआं सिस्टम वो भी चलने लग गया। अरट द्वारा पानी निकालते थे, खेती सिंचाई करते थे। देखा कि बिजली से चलने वाले कुएं नलकूप ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र में होने लगे, जिसके कारण से कृषि विशेष है वो ज़्यादा प्रभावी होने लग गई। अब इस पालमपुर क्षेत्र में देखिए गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू इसका उत्पादन होता है। और उत्पादन के साथ साथ में यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। और सक्रिय के साथ साथ हम कह सकते हैं कि नई तकनीकी से कृषि करने लगे थे। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे और जल्द ही किसानों अपने निजी नलकूप प्रारंभ कर दिए गए थे। पहले तो क्या है, किसान सब्सिडी या किसान अपने तरफ से क्या है किसानों के लिए नलकूप लगाते थे और या फिर कुएं का निर्माण करते थे। लेकिन आज क्या है, खुद किसान नलकूप है अपनी निजी संपत्ति से या निजी पूंजी से लगा लेते हैं। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब देखिए 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र है वो सिंचाई नलकूपों द्वारा होने लगी थी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदावार को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदावार करना बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग फसल तैयार करना। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। देखिए भूमि के किसी एक टुकड़ा उसमें उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदावार करते हैं, कम से कम यानी 6 मासिक फसल तैयार करते हैं। लेकिन गन्ने की फसल तो वो साल भर में लेते हैं, बाकी फसलें वो लगभग कितने 6 मासिक फसल ले आते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदावार करने लगे हैं। तीसरी फसल कौन सी, आलू, क्योंकि मौसम के अनुसार आलू की फसल लगभग 1.5-2 महीने में तैयार हो जाती है, यानी 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, जिसके कारण से वो तीसरी फसल भी तैयार करने लग गए हैं। पालमपुर जो एक क्षेत्र है वो वास्तव में देखा जाए तो एक विकसित गांव की श्रेणी में आने लग गया। और विकसित के साथ साथ में क्या होने लगा कि यहाँ की जो लोग हैं जिस प्रकार से एक नई तकनीकी से फसल उत्पादन करते हैं, तो ये सभी के लिए एक अच्छी रणनीति कह सकते हैं या अच्छी तरीका या तकनीकी भी कह सकते हैं, जो सभी किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आप पालमपुर में पैदा होने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं और क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर सारणी भी भर सकते हैं, सारणी भी बना सकते हैं और कहाँ कहाँ किस प्रकार की फसलें बोई जाती है। अपने क्षेत्र में जो भी फसलें बोई जाती है उसका एक चित्र बनाकर इस प्रकार जो डायग्राम सा बना करके उसमें आप उस फसलों के नाम और समय और सिंचाई किससे होती है उसके बारे में ये डायग्राम तैयार कर सकते हैं। मौसम में पैदावार की फसल के रूप में मापा जाता है। ये सारे का सारे क्या, मौसम जितना भी अनुकूल होगा उसके हिसाब से मापा जाएगा। 1960 में के दशक में मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जो पारंपरिक पहले जो परंपरा से चले आ रहे बीज उसका प्रयोग करने लगे, लेकिन आज क्या परंपरागत बीजों की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। परंपरागत बीजों में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। अब ये किसान वर्तमान में जिस प्रकार से जो रासायनिक पदार्थ है उसका प्रयोग करने लगे, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह किसानों के पास तत्काल के उपलब्ध थे, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन आज हरित क्रांति के अनुसार क्या है, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों को यानी HYV के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती के लिए नए तरीके सिखाए गए हैं और उन पौधों को तैयार भी किया जाता था। कहने का मतलब है कि नई तकनीकी से वो कृषि करने लग गए और अनाज भी काफ़ी मात्रा में पैदावार होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की उत्पादन होने लग गया। और हम ये कह सकते हैं कि कीटनाशक, रसायन आदि की ज़रूरत थी और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के संयोजन से ये संभव हो सकी है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और किसान खेती की सिंचाई के लिए नलकूप पर वह HYV बीजों का जो राज्य सरकार कह सकते हैं क्षेत्रीय जो बीज नियम बोर्ड है उसके अनुसार से
नई नई तकनीकी से जो बीजों का उत्पादन करके और किसानों को उपलब्ध करवाते थे। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों को का प्रयोग किया और उन्हें कुछ ने तो ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिससे जुताई और कटाई में काम को तेजी किया जा सकते। इन्हें पहले श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी। आज के नई तकनीकी से कटाई और जुताई प्लस में उनकी कटाई, यानी जो गेहूँ या कोई अन्य फसल है उनको अलग करना है, उनको कटाई की कह सकते हैं, तो वो मशीनों से करने लगे। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। एसवाई के बीजों के उत्पादन से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, मतलब 3 गुना के लगभग पहुंच गई, 3 गुना के लगभग पहुंच गई। गेहूं उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा बन गई। कहने का मतलब पहले जितनी बेचते थे उससे कहीं ज़्यादा अब वो उत्पादन विशेष है, उससे जो गेहूं है वो बेचने लग गए। एक आरेख बनाकर हम हरित क्रांति से जो कितने सफल सिद्ध हुई हम विचार विमर्श कर सकते हैं और इसके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, यानी प्राकृतिक संसाधन है उससे संबंधित, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतने के लिए धन्यवाद।